लहजों से लबों तक आपके लिए। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। आप सभी दोस्तों का मेरे प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम सुस्वागतम। वेलकम टू द शो। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम अमिताभ है और इस एपिसोड में बहुत दिनों के बाद आप लोगों से दोबारा मुखातिब होकर मैं बहुत खुश हूँ। और इस चीज का अंदाजा आप मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक से भी लगा सकते हैं। इट इज सो गुड। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया है तो समझदार को इशारा काफी है। ये एपिसोड मैं 5-6 हफ्तों के बाद अपलोड कर रहा हूँ और जाहिर है इसकी कुछ वजह रही होगी। द रीजन आई एम गोना टेल यू इन द कमिंग एपिसोड्स। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि इस दौरान मुझे 2 नई चीजों से मोहब्बत हुई है। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। तो उन मोहब्बत भरी कहानियों के लिए मेरे अगले एपिसोड तक का इंतजार कीजिए। शुरू करते हैं आज के एपिसोड का सफर। दोस्तों, आज का एपिसोड कुछ खास है। खास इसलिए नहीं कि मैं आज एक नया एपिसोड लेके आया हूं, बट इसलिए कि आज के एपिसोड में एक मर्म है। अनलाइक आवर प्रीवियस एपिसोड्स वेयर वी हैड अ लॉट ऑफ मस्ती, अल्लाहपन। आई नो आप ये डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि बातें तो ये मस्ती की कर रहा है, लेकिन एपिसोड में मर्म है। कॉन्ट्रास्ट आज की स्टोरी में भी है। 2 मुख्तलिफ बैकड्रॉप्स हैं और 2 मुख्तलिफ कहानियां हैं, लेकिन मर्म दोनों का एक जैसा है। दोस्तों, आज की स्टोरी हमें भेजी है भूपेंद्र टिक्कू जी ने। जिंदगी के सफर में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनके साथ आप पहली बार में ही क्लिक कर जाते हैं। इनका जन्म हुआ श्रीनगर में और सन 2000 से ही इज एंगेज्ड इन कॉपी राइटिंग एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट for various brands and products. He is a coach, mentor, tutor and public speaker. इन्होंने आसान हिंदुस्तानी में और इवन इंग्लिश में पोएट्रीज लिखना शुरू किया 2004 में। आइए सुनते हैं आज की कहानी, which has a beautiful contrast and I'm sure you'll love it. वो थके कदमों से गांव के बाहरी रास्ते की तरफ चल रही थी। रात की बारिश होने से गांव की तंग गलियों में पानी भर गया था, मगर उसके पैर कीचड़ की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रहे थे। सुबह के इस पहर में पूरा गांव बेखबर मीठी नींद में मगन था। गांव पे अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। गांव के चौराहे पर सोए गली के कुत्ते उसकी लाठी की आवाज सुन के जागे और कुछ दूर उसके पीछे पीछे हो लिए, मगर वो भौंके नहीं। वो इस औरत की रोजाना की सुबह की यात्रा से परिचित थे। वो धीरे धीरे लाठी टेकते हुए पगडंडी पे पहुंची थी जो सीधी गांव के बाहर जा रही थी। एक भूरे रंग की कुतिया रोज की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। दोनों खामोशी से चल रहे थे और इस खामोशी को सिर्फ उस औरत की लाठी की आवाज तोड़ रही थी। पतझड़ के इस मौसम में पगडंडी के दोनों तरफ के खेत वीरान थे। कुछ ही दिनों में जाड़ों का आगमन होना था और खेत की बुआई आने वाले साल बहारों में होनी थी। उसकी नजर दूर के एक छोटे से वीरान जमीन के टुकड़े पर गई। उसमें लंबी पीली घास उगाई थी, पतझड़ के रंग वाली घास। ये उसका खेत था जिसके साथ उसके जीवन की यादें जुड़ी थी, मगर वो रुकी नहीं। उसे अपनी मंजिल पे पहुंचना था। गांव के बाहर एक बूढ़ा चिनार का पेड़ था जिसके तने के इर्द गिर्द लकड़ी का एक चबूतरा बना हुआ था। वो वहां बैठ गई और लाठी को अपनी गोद में
मजबूती से दोनों हाथों में जकड़ लिया। अब यही एकमात्र सहारा था उसका। वो आज भी अपने जवान बेटे के लौटने की आस लगाए उसी जगह इंतजार में बैठी थी जिस जगह से वो उससे बिछड़ गया था और अब तक वापस नहीं आया था। वो उससे गले मिलते हुए बोला था कि जल्दी ही लौट कर आएगा। सामने सीधे रास्ते को वो दूर तक टकटकी लगाए देखती रही। इसी रास्ते के मोड़ पे उसका बेटा सदा के लिए उसकी आंखों से ओझल हो गया था। लोग कहते थे कि वो आजादी का सिपाही था और शायद कौम के लिए शहीद हो गया था, मगर वो जानती थी कि उसका बेटा कभी उससे झूठ नहीं बोला था और उसने वापस आने का वादा किया था। ये बूढ़ा चिनार साक्षी था। वो जरूर आएगा, एक दिन जरूर लौटेगा। भूरी कुतिया ने अपनी पूंछ से जमीन का एक हिस्सा साफ किया। तभी दूर गांव की मस्जिद से फजर की अजान सुनाई दी। उस औरत ने ओढ़ा हुआ पुराना शॉल उस साफ जमीन पर बिछाया और सजदे में बैठकर नमाज पढ़ने लगी। ठीक उसी समय इन वादियों से बहुत दूर जलते हुए रेगिस्तान के बीच एक छोटे से गांव के बाहर एक सूखे बूढ़े पेड़ के नीचे एक दूसरी औरत टकटकी लगाए उस रास्ते को देख रही थी जहां से उसका जवान इकलौता बेटा आखिरी बार उसकी आंखों से ओझल हो गया था। फौजी की वर्दी में कितना सजीला और बांका लग रहा था। उसने भी गले मिलते हुए उस औरत के आंसू पोंछते हुए वापस आने का वादा किया था, मगर वो अब तक लौटा नहीं था। दूर गांव के मंदिर से घंटियों की आवाजें गूंजने लगी थी और वो औरत चढ़ते हुए सूरज को प्रणाम करते हुए प्रार्थना में बैठ गई। ये थी दो बेबस और लाचार माओ की कहानी। भूपेंद्र जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली स्टोरी। दिलों से लबों तक के सब श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय, हेलो। सर, आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूं क्योंकि इस एपिसोड के लिए मैंने आपको काफी इंतजार करवाया। और सबसे पहला वेरी स्टीरियोटाइप क्वेश्चन टू यू इज, आपको अपनी कहानी सुन के कैसा लगा? आपने जिस रूप में इस कहानी को प्रेजेंट किया है और जिस तरह से आपने इसको रिसाइट किया है, मुझे लगता है कि इसके किरदारों में, इसकी हर एक शब्द में और शब्दों की संवेदनाओं में आपने पूरी तरह से जान फूंक दी है। धन्यवाद सर। थोड़ा इस कहानी के पीछे की कहानी भी सुनना चाहेंगे सर? रहा सवाल इस कहानी के जन्म का, तो ये एक वाकया मेरे साथ हुआ था जब हम कश्मीर से पलायन करके निकले थे। उसके कुछ दिन पहले मेरे घर में एक मुस्लिम मेड थी, वो काम करती थी हमारे यहाँ। तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले रोका और बोला, भैया आप मेरे बच्चे को जो 13 साल का है उसको अपने साथ ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, लेकिन आप उसको रखो अपने पास, उसको यहाँ से दूर ले जाओ। तो मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि ये कैसे अपना बच्चा दे रही है मुझे, और जबकि मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है फ्यूचर का। तो मैंने उससे वजह पूछी तो उसने ये बोला कि हर दिन हमारे घर पे और हमारे पड़ोसियों के घर पे जहाँ भी जवान बच्चे हैं, ये जो कट्टरपंथी हैं, वो आते हैं और उनको प्रेशर डालते हैं कि हमारे को अपने जवान बच्चे दे दो, और वो उनको आखिर में टेररिज्म और दहशतगर्दी की आग में झोंक देते हैं, जहाँ से वो कभी भी वापस लौट के नहीं आ सकते। तो एक ये उसकी माँ की संवेदना थी, उस विधवा माँ की। दूसरा, मैंने दिल्ली में आके फिर देखा जब टेररिज्म अपनी पीक पे था कश्मीर में, तो एक हमारे घर के पास एक फैमिली रहती थी और उनका
एक लड़का जो कैप्टन बना हुआ था रिसेंटली, उम्र उसकी कोई 24 साल की थी, तो वो कश्मीर ट्रांसफ़र हुआ और जो जैसे उसकी विदाई हुई और उसकी माँ ने उसकी आरती उतारी और तिलक लगाया और विजय की कामना की, और वो भी कश्मीर में चला गया उसी जंग को जीतने के लिए। तो इन दोनों माँओं की जो संवेदना थी, वो दोनों ने बड़ा इम्पैक्ट किया मेरे ऊपर। ये कहानी का जन्म लेने में इन दो घटनाओं का बड़ा हाथ। सर, एक्चुअली मैं राइटर नहीं हूँ, इसलिए ये जानने के लिए मन में बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि किसी भी रचना के लिए एक राइटर का क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा, इसका सृजन कैसे हुआ होगा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, और इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सर, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि हमारे श्रोतागण आपको कहाँ पे फॉलो कर सकते हैं? हमारे जो एक्सप्रेशन के जो माध्यम हैं वो मेनली सोशल मीडिया है। खुद का मेरा पेज, जिसमें मैं रेगुलरली अपनी पोएम्स और अपनी कविताएं डालता हूँ। भूपेंद्र टिक्कू के नाम से फेसबुक पेज है। इंस्टा पे भी मेरी अभी हाल फिलहाल में प्रेजेंस 2-3 साल से मैंने डालना शुरू किया है, भूपेंद्र इंद्र के नाम से। और उसके अलावा यूट्यूब पे वीडियोस मेरे पोस्ट हैं, भूपेंद्र दीवानगी चैनल का नाम है, तो वहाँ पे रीडर्स और पाठक पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मेरा फेसबुक का एक एक्सक्लूसिव पेज है, तो इसमें आप मेरी जो है कविताएं और कहानियाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको और पाठकों को ये बताना चाहता हूँ कि एक किताब मैंने कंपाइल की है जिसका नाम सरगोशियाँ रखा है। ये बाइलिंगुअल बुक है। इसमें दोनों लैंग्वेजेस में लिखा गया है, हिंदुस्तानी, हिंदी और अंग्रेज़ी में मेरी कहानियाँ हैं। इसमें कहानियाँ भी हैं, पोइम्स भी हैं। लेकिन कोविड के कारण वो उसका प्रकाशन और पब्लिकेशन रुक गया था। अब उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसको प्रकाशित करूँगा और अपने पाठकों के सामने रखूँगा। दोस्तों, भूपेंद्र जी के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनल के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा। भूपेंद्र जी, हमारे लिसनर्स जानना चाहेंगे, इस लिखने के सिवा आपको और क्या शौक हैं? देखिए, नॉर्मली ये कहा जाता है कि लेखन मेरा एक शौक़ है और काम कुछ और होता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। मेरे केस में ये हुआ कि मैंने अपना करियर जो है वो शुरू किया था एज ए टेक्सटाइल इंजीनियर कुछ साल के लिए, लेकिन फिर कुछ कारणवश मेरा वहाँ दम घुटने लगा उस माहौल में, और वो लगा कि मेरा ये असली कॉलिंग नहीं है। और फिर बहुत जल्द ही मैंने रियलाइज़ किया और मैं राइटिंग की फील्ड में आ गया। अब वो तो एक बहुत बड़ी कहानी है कैसे आया, लेकिन आ गया। और मेरा राइटिंग मेरा शौक़ नहीं, वो मेरा प्रोफेशन रहा पिछले 20-22 साल से, जहाँ मैं प्रोडक्ट्स के बारे में लिखता था। मैं कॉपीराइटर था एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के साथ, और हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते थे और प्रोडक्ट्स के बारे में लिखते भी थे, और आजकल भी फिल्में वगैरह ये सब हम करते हैं। तो ये मेरा शौक़ नहीं है, ये मेरा काम है। और इसके अलावा जो मैंने जो शौकिया तौर पे लिखा है, वो भी मैंने इसी लिखने की एक एक्सटेंशन है। तो आप कह सकते हैं प्रोफेशन भी है, और कविताएं, गज़लें, नज़में या जो भी मैंने लिखा है आगे, स्टोरीज़ अंग्रेज़ी और हिंदी में दोनों, वो मेरे प्रोफेशन की एक एक्सटेंशन मान लीजिए ये था। तो वही रहेगा आगे भी, आने वाले समय में भी। सर, मुझे अपने शौक के बारे में बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा मेरा शौक़ जो है वो सिंगिंग का है, और थोड़ा सा मैं गाना वाना गा लेता हूँ। अपनी कविताओं को खुद धुन बनाता हूँ, उनके खुद कंपोज करता हूँ, और उनको गा कर देखता हूँ कैसी लगती हैं। ये मेरा मेन शौक़ है। क्या बात है सर। इज़ इट पॉसिबल कि हम आपकी आवाज़ में कोई बेहतरीन सा गाना सुन लें, या तरन्नुम में कोई आपकी लिखी हुई पोएम सुन लें? आई विल नॉट फोर्स यू सर। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, आपकी लिखी हुई कोई भी पोएम आप हमें सुनाएं। कश्मीर के बारे में एक कविता लिखी थी मैंने, वो आपको सुनाना चाहूँगा। उसका शीर्षक है जख्मी सरजमी। वही उड़ान है परिंदों की, वही नीला गगन है, वही फैली है गुले लाला, वही खुशबुए चमन है।
वही चांदनी रातों के हैं उजाले, वही अल्लड़ बांकपन है। मगर नश्तर ओढ़े जख्मी सा लगता झील का वो दर्पण है। न जाने किस बोझ तले दबा चिनारों का सियानापन है खामोश किलकारियां हवाओं की और प्यासा जहलम है। मैं कोसों दूर हूं जिससे, वही मेरी सरजमी मेरा वतन है, वही मेरी सरजमी मेरा वतन है। क्या बात है सर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, क्योंकि आपका ताल्लुक श्रीनगर से है, आपसे इस विषय में एक इमोशनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। वी ऑल नो कश्मीर में क्या हुआ और अब क्या हालात हैं। फर्ज कीजिए कभी ऐसा हो कि वहां पे हालात सामान्य हो जाएं और अगर दोबारा कश्मीर में आपको जिंदगी रीस्टार्ट करनी हो तो आप उसे कैसे देखेंगे? देखिए, हुआ ये है कि हम कश्मीर से पलायन होने के बाद हम फिर 1990 के बाद काफ़ी बार हम वहाँ गए हैं और हमने महसूस किया है वहाँ, लेकिन कुछ दिन के लिए गए, जैसे कुछ 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा, तो काफ़ी महसूस हुआ लाइफ में चेंजेस। कश्मीर हमें बुलाए तो वो हमारी धरती माँ है, वहाँ मेरी पैदाइश हुई है, वो उसी मिट्टी में हम पले बड़े हैं, तो हम तो ज़रूर जाना चाहेंगे और फिर से वही कश्मीर, निडर कश्मीर और हंसता खेलता कश्मीर हम देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे। गर फिरदौस बर रुए ज़मी हस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। भूपेंद्र जी, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप हमारे शो पे आए, अपनी बहुत खूबसूरत सी रचना हमारे साथ शेयर करी और अपने विचार हमारे सामने रखे। आशा करता हूं आपकी आने वाली किताब सरगोशियां एक जबरदस्त हिट हो और हम आपको अपने प्रोग्राम में दोबारा से बुलाएं। और इसके साथ में आपका भी अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे और मेरे काम को इस एपिसोड में शोकेस किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस शो। आप सभी लोगों का मेरे शो पे आने के लिए और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिस पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन मेजर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स। जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी हम लोग अवेलेबल हैं बाय द सेम नेम, दिलों से लबों तक। तो अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए सुनते रहिए दिलों से लबों तक, जो है खास आपके लिए।